Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Returns एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए फाइनल सी इंटर दोनों के लिए एंड कई बच्चे इसको छोड़ के जाने का ऐसा पूछ रहे थे कि सर सिर्फ ड्यू डेट्स करा दो एंड आई जेन्युइनली फील कि अब आईसीए का जो लेवल है हमें नहीं पता किस तरीके से क्या पूछ लिया जाए, तो यार चीजें क्यों छोड़नी है, सिर्फ ड्यू डेट क्यों करनी है। मैं आपको रिटर्न्स का भी बता देता हूँ। मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन 14 मार्कर में गड़बड़ कर सकता है, वहां पे गड़बड़ हुआ तो आपका फाइनल आंसर भी गलत होगा। डिटेल्ड एक अलग सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। सो लेट्स कवर दैट। क्वेश्चंस में से जो पॉइंट्स होंगे मैं आपको इसमें बीच में कहीं ना कहीं बताते हुए चलूंगा, तो पूरा लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखना। वी विल बी कवरिंग द रिटर्न्स चैप्टर। सो नए हो तो चैनल पे एज ऑलवेज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओनली इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स, ओके, एंड इट गिव्स मी द मोटिवेशन। इसके सिवा यूट्यूब से हमारी कोई कमाई नहीं होती। तो सुनिए, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 37। व्हाट इज सेक्शन 37? सेक्शन 37 इज विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटीआर 1। मैं सेक्शन 37 के अंदर जो जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं, आई डू नॉट पे एनीथिंग। पेमेंट हैपेंस इन जीएसटीआर 3B। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन रिटर्न व्हिच फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रेसिपिएंट्स जीएसटीआर 2A 2B। 2A 2B क्या होते हैं? 2A and 2B are the ITC related statements. These are auto populated. Internally there is a difference between 2A and 2B that I will cover in a couple of minutes. ITC लेने के लिए 2B रेलिवेंट है या 2A? 2A। तो ITC लेने का बेसिस क्या बनने वाला है? जीएसटीआर 2B नॉट 2A। मैं जब तक जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करूंगा, सामने वाले का ITC का स्टेटमेंट नहीं बनेगा, उसके 2B के बिना वो ITC नहीं ले पाएगा। अब ध्यान से सुनना। जीएसटीआर 1 किस किस को फाइल करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअली रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट 6 पीपल। दिस 6 पीपल विल बी एक्सक्लूडेड। दिस 6 पीपल विल बी एक्सक्लूडेड इन जीएसटीआर 3B एज वेल। व्हाई? बिकॉज इनकी खुद की अलग रिटर्न है। ISD NRTP नॉट CTP, ओके, CTP इज कवर्ड। ISD NRTP कॉम्पोजिशन पर्सन। कॉम्पोजिशन क्या करता है? 4 बार पेमेंट करता है CMP 08 में और साल की एक जीएसटीआर 4 फाइल करता है। दैट हैपेंस टिल 30th ऑफ जून, अर्लियर इट इज टू बी 30th ऑफ अप्रैल। TDS TCS एंड ओइडर वाले को भी नीचे कवर करेंगे। इन सबकी खुद की रिटर्न्स होती है। ड्यू डेट डिपेंड करेगा मंथली फाइलर हो या क्वार्टरली फाइलर हो। क्वार्टरली फाइलर क्या होते हैं? दैट इज अ QRMP स्कीम, जो 3B के साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मंथली फाइलर हो तो मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 11 तक आप फाइल करोगे। अगर आप QRMP में हो तो आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तक फाइल करना है। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर द मंथली फाइलर। दिस इज रेलिवेंट फॉर द क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। एज द नेम सजेस्ट, मैं जो 1 और 3B है वो क्वार्टरली फाइल करूंगा और पेमेंट मंथली करूंगा। अब सर पेमेंट कैसे करूंगा मंथली? 25 तक पेमेंट करनी होती है थ्रू PMT 06 चलान फॉर्म। आई विल कवर दैट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ड्यू कोर्स। रुको, इसी चैप्टर में होगा। IFF इज रेलिवेंट फॉर द QRMP। व्हाई? अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं जीएसटीआर 1 3 महीने खत्म होने के बाद फाइल करूंगा, और जब तक मैं जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करूंगा सामने वाले को उसका ITC नहीं मिलेगा। तो सामने वाले को मेरे से इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर हिम। वो कहेगा कि सर जब तक वो हिज पॉइंट इज दैट आपने सेल करी, मैंने पेमेंट किया, अब आप रिटर्न के लिए रुक रहे हो 3 महीना, तो पहले 2 महीने में मुझे ITC नहीं मिलेगा ना, मेरे 2B में नहीं जाएगा क्योंकि आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर रहे हो। तो मैंने निर्मला ताई से कंप्लेंट किया। मैंने कहा निर्मला ताई आप यहाँ पे अलाउ तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे रेसिपिएंट को मेरे से प्रॉब्लम होगा, वो मेरे से दुखी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, निर्मला ताई ने बोला आप एक IFF का फैसिलिटी ले लो। दिस इज एन इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। This is applicable for QRMP. This is applicable for first 2 months of a quarter. Why not third month? अरे तीसरे महीने के बाद तो मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा ना, तो उसके अंदर डेटा चला जाएगा। IFF is not mandatory, it is optional. You cannot file it late. फाइल करना है तो 13 तक फाइल करो, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। एंड लेट फी का भी सवाल नहीं पैदा होता। एंड देयर इज अ लिमिट कि आप कितना IFF में डाल सकते हो। एक मंथ में 50 लाख रुपीस का सप्लाई आप डाल सकते हो। सर अगर मैंने 60 लाख की सेल करी है तो आप डिसाइड करो कौन सा 50 लाख वाला डालना है, आप 50 लाख के ऊपर नहीं जा सकते। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर QRMP फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। लास्ट मंथ का मैंने बता दिया, जीएसटीआर 1 चला जाएगा। इट इज ऑप्शनल। 50 लाख की लिमिट ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने आपको बता दी है। टाइम लिमिट वही फर्स्ट टू 13। ये हो गया, ये हो गया। क्या सर मुझे दोबारा IFF वाले इनवॉइस जीएसटीआर 1 में डालने पड़ेंगे? नहीं, वो उसके अंदर ऑटोमेटिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट फी नहीं, आप लेट कर ही नहीं सकते तो लेट फी कैसे लगेगी? अच्छा, अब सर ये 5 केसेस आपको ध्यान रखने हैं इन विच यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर जीएसटीआर 1 और IFF। आपकी कुछ गलतियां हो गई तो आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग आपकी रोक देंगे। इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड आर नॉट फर्निश्ड। आपने पुरानी जीएसटीआर 1 नहीं करी तो पहले वो ठीक करो, फिर करंट मंथ की फाइल करना। आपने 3B पुराने वाली नहीं करी, आपने पुरानी वाली 3B नहीं करी तो करंट मंथ का आपका जीएसटीआर 1 भी हम रोक देंगे। ओके, नेक्स्ट 88C एंड 88D, ये दोनों इंटीमेशंस आएंगी। 88C एंड 88D आर मिस्टेक्स in which there is a loss of government. 88C GSTR 1 supplies more than GSTR 3B supply. So this is wrong, right?
information written you say I have made 10 lakh rupees of supply. 3B you make payment on 8 lakh. Where is the tax of 2 lakh? So 88C की इंटीमेशन आती है. उस इंटीमेशन में अगर आपने एक्शन लिया, आपने पेमेंट कर दिया या एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन दे दिया तो आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया तो आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 में रोक देंगे, तो आपका फिर नॉन कंप्लायंस स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली फॉर रूल 88D, रूल 88D में होता है एक्सेस आईटीसी, जो मैं अभी नीचे कवर करा दूंगा. ये हमने चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से कवर किया था. रूल 10A क्या कहता है कि व्हाइल गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, unless you are a TDS TCS guy, you are not required to furnish it is not mandatory to furnish the bank details at that time. You have a time of 30 days or GSTR 1 whichever is earlier. तो GSTR 1 अगर फाइल करना चाहते हो तो पहले रूल 10A कंप्लीट कर लेना कि अगर आपने बैंक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं भरी है. ओके, जनरल रूल क्या कहता है कि मेरा टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ही मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा. तो अगर मैं 1 to 30, लेट से ये है मई महीने का टाइम, तो 1st to 31st मई का जो भी मेरा जीएसटीआर 1 रहेगा वो मैं जून में फाइल करूंगा, है ना. आई एम अज्यूमिंग आई एम अ मंथली गाय, तो मैं 11th जून, 1st to 11th जून में फाइल करूंगा. मैं पहले नहीं कर सकता क्योंकि लॉ भी क्या कहेगा, यार पहले पीरियड तो खत्म होने दे, तुझे क्या सपना थोड़ी आया कि तेरा कल सेल नहीं होएगा. बट दिस हैज सम एक्सेप्शंस. कैजुअल टैक्स पेयर्स, अगर उनका बिजनेस बंद हो चुका है या फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो चुका है, जिसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, वंस ही गेट्स द रिसीट दैट माय एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, देन आई कैन फाइल द जीएसटीआर 1. ओके ओके, पे अटेंशन. जीएसटीआर 1A भी एक चीज आ चुकी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी. जीएसटीआर 1 के थोड़ा कंटेंट देख लो. यहाँ पे पहले 2.5 लाख की लिमिट थी. किसी बच्चे का पुराना बुक है, हमारी बुक अपडेटेड है, किसी का कोई पुराना बुक है तो प्लीज इंश्योर दैट इट इज अपडेटेड. B2B सप्लाईज आपको सारे इंडिविजुअली दिखाने हैं, चाहे वो इंटर है चाहे वो इंट्रा है. क्यों? क्योंकि सामने वाला उसका आईटीसी लेगा. यहाँ पे नो कंसोलिडेशन एनी हाउ. B2C में देयर इज सम कंसोलिडेशन हैपनिंग. नाउ पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल. अगर आप इंट्रा सप्लाई कर रहे हो, मतलब मैं महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड आदमी हूं और अगर मैं इंट्रा सप्लाई कर रहा हूं, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र, तो वो कह रहे हैं आप ईच टैक्स रेट के लिए एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दिखा दो. मतलब लेट से 5, 12, 18, 28 के अगेंस्ट जितनी सप्लाई हुई है उसका टोटल मार दो. These are इंट्रा सप्लाईज. क्लियर? अब इंटर के लिए वो क्या कह रहे हैं, इंटर में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है. इफ इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख, यू हैव टू शो इट इन सेपरेटली. देखो B2C के अंदर why are they allowing you some form of consolidation? The reason is very simple that सामने वाला ITC नहीं लेने वाला है, तो इट्स फाइन. B2B वाले में आपको इंडिविजुअल दिखाना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंसोलिडेशन वो अलाउ कर देते हैं. नाउ एज आई stated that if it is an interstate but invoice value is more than 1 लाख, तो गवर्नमेंट कहती है यार 1 लाख से ज्यादा इनवॉइस है ना, तो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, जो भी उसको इंडिविजुअली बता, मुझे क्या सेल हुई है, कितने की हुई है, वो मुझे इंडिविजुअली बता. किसी जमाने में ये 2.5 लाख होता था, मतलब कुछ टाइम पहले ये 2.5 लाख होता था. अब सर इंटरस्टेट हुई है और मेरी इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख है, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है यार ये इंटरस्टेट है लेकिन 1 लाख तक ही है ना, और ये B2C है ना, तो तेरे को कंसोलिडेशन अलाउ कर देते हैं. हर एक स्टेट का हर एक टैक्स रेट. सिंपल बात, मैं महाराष्ट्र का आदमी हूं, मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो दिल्ली के केस में 5, 18, 12, 28 का क्या क्या सेल हुआ उसका कंसोलिडेशन कर. दूसरा कोई प्लेस ऑफ सप्लाई उसका कंसोलिडेशन कर. एवरी स्टेट एवरी टैक्स रेट कंसोलिडेशन. मतलब हमें पता तो चले ना इसके कितने अगेंस्ट सेल हुई है, कौन से टैक्स रेट के अगेंस्ट कितनी सेल हुई है. और जब ये इंटर नहीं था तो मुझे उसी स्टेट के अंदर मैंने सेम हर एक टैक्स रेट के लिए एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दिया था. सिंपल सी बात है. क्लियर? ओके. प्लेस ऑफ सप्लाई को कैप्चर किया जाएगा, यस बिल्कुल किया जाएगा. इंटरस्टेट में मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना पड़ेगा क्योंकि उस गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा. नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जीएसटीआर 1A आल्सो दैट आई विल कवर इन अ कपल ऑफ मिनट्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलाउड है क्या? यस, रेक्टिफिकेशन के लिए आप जीएसटीआर 1A भी कर सकते हो एंड आप अगले वाले जीएसटीआर 1 में सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर आप अमेंडमेंट टेबल का भी यूज कर सकते हो. बट देयर इज अ मैक्सिमम टाइम 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. वही वाली बात, 31 मार्च खत्म हुआ, अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर, तो 30th नवंबर. और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, नॉट ड्यू डेट, क्योंकि ये तुम्हारे साइड से एक्शन पेंडिंग है. तो ड्यू डेट से क्या फर्क पड़ता है, तेरी एनुअल रिटर्न फाइलिंग से फर्क पड़ता है, विच एवर इज अर्लियर. सर क्या निल जीएसटीआर 1 मैंडेटरी करना, फाइल करना जरूरी है क्या? आंसर इज यस. तो इफ यू डू नॉट हैव एनी सप्लाई, फाइल अ निल रिटर्न स्टिल. आप इसको एसएमएस के द्वारा भी भर सकते हो. एक छोटा उसका एक नंबर होता है, वहां पे आप एसएमएस करके यू विल एक्टिवेट दिस फैसिलिटी एंड यू कैन फाइल इट बाय एसएमएस. सर मैं मैक्सिमम टाइम विद लेट फी कितने टाइम तक भर सकता हूँ ये जीएसटीआर 1? 3 years फ्रॉम योर ड्यू डेट. नाउ व्हाट इज द जीएसटीआर 1A कंसेप्ट? जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. जीएसटीआर 1A का कंसेप्ट क्या है? आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और 3B अभी तक नहीं फाइल किया. इस पीरियड के बीच में आप क्या फाइल करोगे? जीएसटीआर 1A. आप सिर्फ इतना समझ लो भी, ठीक है. चलो इसके थोड़े सा समझते हैं. इसके 1-2 एग्जांपल्स आपके मटेरियल में थे एंड नए ऐड हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा करा देता हूँ. आ जाओ.
देखो, आफ्टर फर्निशिंग जीएसटीआर 1 एंड बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B आई कैन अमेंड और फर्निश एडिशनल डिटेल्स। मैं एग्जिस्टिंग को अमेंड कर सकता हूं और मैं नए भी फर्निश कर सकता हूं। एक चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों ने, अगर आपको किसी रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर चेंज करना है, वो जीएसटीआर 1 में नहीं, 1A के अंदर नहीं जाएगा, वो आपको अमेंडमेंट टेबल के थ्रू अगले वाले सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 में उसको अमेंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी एन इलस्ट्रेशन। एक सप्लायर के दो इनवॉइसेस है, जीएसटीआर 1, ये INV01 एंड INV02 इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, he furnished the details of INV01 on 8 Feb in GSTR 1। तो इसने एक इनवॉइस प्रॉपर तरीके से GSTR 1 में डाला, उसकी 11 तारीख की डेट थी, उसने 3 दिन पहले 8 फेब को, जनवरी का 11 फेब तक जाना था, उसने 8 फेब को डेटा फिल किया, बट उसने INV02 मिस कर दिया एंड ही फर्निशेस द सेम इन GSTR 1A ऑन 15th ऑफ फेब। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं जो अभी के लिए आपको लर्न करनी है। GSTR 2B which is the basis of ITC, it gets generated on 14th of every month। ये दिमाग में बिठा लो, मेरा GSTR 1 और 1A का इंपैक्ट सामने वाले के 2B में जाएगा जो कि 14 को जनरेट होकर रेडी हो जाता है। अब सुनना, यहां पे GSTR 1A किस दिन गया है, यहां पे GSTR 1A किस दिन गया है, 15 फेब को। 15 फेब को एक दिन पहले अगर आप माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा, 14th ऑफ फेब। 14th ऑफ फेब को 2B बन के रेडी हो गया है, कौन से महीने का, जनवरी मंथ का। तो सामने वाले के जो 2B रेडी हुआ होगा उसमें कौन सा इनवॉइस गया होगा। अगर मैं फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इफ आई अज्यूम दैट बोथ इनवॉइसेस आर टू द सेम पर्सन, यू कैन कंसिडर अलग अलग ऑल्सो। आप बस फोकस करो कि 2B में कौन सा इनवॉइस गया होगा। 2B में 1 गया होगा, क्योंकि जिस दिन ये बना उसके अगले दिन GSTR 1A फाइल हुआ है। तो सर जो ये GSTR 1A फाइल हुआ जिसके अंदर आपका INV02 गया, ये कौन से वाले 2B में जाएगा, ये अगले महीने के जाएगा, दैट इज ऑफ फेब मंथ। और फेब मंथ का किस दिन बनेगा, 14th ऑफ मार्च को। समझ गए तुम। एक और एग्जांपल करा देता हूं। INV3 और INV4 जनवरी मंथ में मैंने इशू किए थे। He furnished the details of INV3 on 15 Feb in GSTR 1। अब भाई साहब ने क्या किया है, और आगे देखो, however he declared INV4 in GSTR 1A on 16th of Feb। मुझे एक बात बताओ, 14th of Feb को क्या रेडी हुआ होगा सामने वाले का, 2B। क्या 14th ऑफ फेब में कोई भी इनवॉइस आएगा, नहीं, क्योंकि दोनों इनवॉइसेस इसके बाद फाइल हुए। और 15 फेब को इनवॉइस 3 फाइल हुआ है और 16 फेब को इनवॉइस 4 फाइल हुआ है। तो सर इनवॉइस 3 और इनवॉइस 4 कौन से मंथ की GSTR 2B में जाएंगे, ऑफ फेब मंथ विच विल बी ऑन 14th ऑफ मार्च। तो इसमें दोनों इनवॉइस उस वाले में जाएंगे। सी बोथ केसेस, both the invoices will be made available in 2B for the recipient in the month of March, 14th of March, which is of February। in and of पे ध्यान देना, February का 14 मार्च को बनेगा। सिंपल, 14 की डेट दिमाग में डाल दो। आप जो GSTR 1A वो एक ही बार फाइल कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। आप उसके अंदर अमेंडमेंट और एडिशन कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट सामने वाले के 2B के अंदर जाएगा। देयर इज नो ड्यू डेट फॉर GSTR 1, ओनली द टाइम पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड। 1 इज डन, 3B इज पेंडिंग, बीच में आपका GSTR 1A जाएगा। ओके, ये छोड़ दो, दिस इज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी। सेक्शन नंबर 38 ये जो बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ द रिटर्न्स, मतलब सामने वाले ने फाइल किया, मेरे वाला क्या बनेगा, मेरे वाला ITC में जाएगा, वो सब बातें। 2A एंड 2B आर द बेसिस ऑफ, बेसिकली ये आपके रेसिपिएंट के लिए बनाए जाते हैं। इनहेरेंटली इसके अंदर फर्क क्या है, जो GSTR 2A होता है ना वो पूरे टाइम हिलता रहता है। हिलता रहता है मतलब वो डायनेमिक रहता है, सामने वाले के चेंजेस आते रहेंगे, 2A को जो है चेंज करते रहना है। 2B जो है वो स्टैटिक रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये किस दिन बन के रेडी हो जाता है, 14th ऑफ द मंथ के वो रेडी हो जाता है। और एक बार ये बन गया, दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर ITC। 2A और 2B मैच नहीं करेगा क्योंकि 2A तो चेंज होता रहता है। ओके, सो 2A एंड 2B के अंदर मैच पूरा का पूरा वो मैच नहीं होएगा। दिस इज डन, दिस इज डन। इट वुड कंसिस्ट ऑफ बोथ द क्रेडिट्स। इसके अंदर वो क्रेडिट्स भी आएंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो और वो भी आएंगे जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मेन में आपको थोड़ा सा एक दो चीजें बताता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 2A एंड 2B में जो सामने वाले का इनपुट रहता है, सामने वाला मतलब सप्लायर, वो मेन कौन सी 3 रिटर्न्स रहती है, GSTR 1, 5 एंड 6। 1 is your information return, 5 is your NRTP का रिटर्न एंड 6 is your ISD का रिटर्न। उसके बेसिस पे मेरा ये जनरेशन होता है, ठीक है। 2B के अंदर लेकिन नाउ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो भी इसके अंदर आता है। अगर कल को नहीं आया, कुछ इशू हुआ कस्टम्स वालों के साथ, आइस गेट के साथ, कुछ मैचिंग में, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, तो यू कैन पुट इट मैनुअली, बराबर।
एक एडिशनल बात, 2A के अंदर टीडीएस और टीसीएस वाले का भी रिफ्लेक्ट किया जाता है, 2B में नहीं आता है। तो 2A और 2B भी आपस में पूरे तरीके से मैच नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एक स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। Whatever is coming in my 2B, why I'm stressing more on 2B, because 2B is the basis of your ITC। आप उसके बेसिस पर ITC लेते हो, जो कि स्टेटिक रिटर्न बनती है आपकी 14th ऑफ एवरी मंथ को। अब ध्यान से सुनना, whatever is coming in my 2B, उस सबका मैं ITC नहीं ले सकता। I have to check whether I'm eligible or not, and whatever I can take ITC of, it is possible that something is not coming in 2B, for example import of service। ठीक है, तो जो आ रहा है वो मुझे सारा आईटीसी नहीं मिलने वाला, एंड पॉसिबल है कि जो आईटीसी कुछ अमाउंट्स का मैं ले सकता हूं वो 2B में नहीं आ रहा है। समझे? 2B के अंदर इंटरनली भी दो पार्ट्स होते हैं, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल अपने आप को कैसे डालेगा 2B के अंदर? लेट से आपका टाइम लिमिट उसमें खत्म हो चुका है 16/4 का, जो 30 नवंबर का होता है, या फिर देयर आर इनवैलिड डॉक्यूमेंट, सप्लायर के मिसमैचेस है, तो वो अपने आप आपको वहां पे डिसअलाउ कर देगा। सो यू विल नो कि यार इसका मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता, बस इतना आप समझ लो। 2B is a static statement available once in a month, 14 को जनरेट होती है, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ ITC। 4A और 6 से भी बता देता हूं, 4A कॉम्पोजिशन वालों के लिए बनता है, क्योंकि क्या होता है, सप्लायर जब कॉम्पोजिशन वाले का नंबर डालेगा तो इट विल ऑटोमेटिकली बी जनरेटेड, बट कॉम्पोजिशन उसका ITC नहीं ले सकता। एंड 6A इज एन इनवर्ट सप्लाई फॉर ISD, जिसके बेसिस पे वो अपना ISD डिस्ट्रीब्यूशन करता है सामने वाले को। कंटेंट्स एंड टाइमलाइंस ऑफ GSTR 2B, मैं ना आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैंने हालांकि बोला था नहीं दूंगा, लेकिन मैं दे देता हूं, मेरे से रहा नहीं जाएगा, बट आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम आर वेरी वेरी लो, बट इट हैज बीन गिवन इन द मटेरियल, सो आई विल गिव यू। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक टाइमलाइन का डेरिवेशन समझा रहा हूं मंथली GSTR फाइलर, क्योंकि सप्लायर जो है वो मंथली फाइलर है, तो मेरा GSTR 2B किस टाइमलाइन में बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू लर्न अ डेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 14th को आपकी जनरेट करी जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। ये है एक महीना, लेट्स से ये है अप्रैल और ये है मई। एक सेकेंड ना, ये थोड़ा आईपैड में ज्यादा ही चीजें डल गई है, एक सेकेंड, धीरे चल रहा है ये, 1 मिनट रुको, जल्दी आ भाई। कहा था मैं, ये देखो ये है अप्रैल और मई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अप्रैल का जो भी डेटा है आप कब तक फाइल करोगे? आप 11 तक फाइल करोगे, आप मंथली वाले हो, बराबर। सो वॉट एवर, और ये रही 11th की डेट, 11th की अप्रैल की डेट, 11th अप्रैल। 11th अप्रैल तक आपने कौन से वाले मंथ की फाइलिंग करी होगी? आपने करी होगी अप्रैल से पहले वाला, मतलब मार्च महीना। सो इफ आई आस्क दैट दिस इज द डेट, मैं उसको पर्पल से ले रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये डेट है 14th ऑफ मई। इस दिन जो मेरा रेसिपिएंट का 2B जनरेट किया जाएगा वो कौन से महीने का? वो अप्रैल महीने का। तो इस वाले 2B के अंदर कौन सा डेटा गया होगा? कौन सा डेटा गया होगा जो यहां पे 11th खत्म होने के बाद 12th की रात को मिडनाइट को मैंने भरना स्टार्ट किया होगा टिल 11th की मिडनाइट तक। सर 11th ऑफ मई की मिडनाइट तक, क्यों? क्योंकि 11th तक मैं फाइल कर सकता हूं अप्रैल का डेटा, अप्रैल की GSTR 1। इन्होंने कट ऑफ डेट दिए, देखो कट ऑफ डेट देखो, 00 ऑन 12th ऑफ रेलिवेंट मंथ। क्यों? क्योंकि 11th की एंड, 11th इज द एंड ऑफ GSTR 1 ऑफ प्रीसीडिंग मंथ टिल 2359 ऑफ 11, जो मैंने आपको बोला इस 11 की 2359। क्यों? क्योंकि एक बार ये 12 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, तो 12 से जो भी मैं डेटा लगाना स्टार्ट करूंगा दैट विल बी फॉर द मंथ ऑफ मई, दैट विल अपीयर इन रेसिपिएंट्स 2B ऑन 14th ऑफ जून। ये जस्ट एक डेरिवेशन समझा है। इसी डेरिवेशन का जो लॉजिक है डेट्स का और रात के मिडनाइट का, वो आपके सारे पे लग जाएगा, चाहे आपका सामने वाला मंथली फाइलर हो, चाहे वो क्वार्टरली फाइलर हो। अब क्वार्टरली वाले में फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको IFAC चेक करना पड़ेगा, फिर चाहे सामने वाले ने GSTR 1A फाइल किया हो, सामने वाले ने अगर 1A करके अमेंड किया तो वो भी मेरे 14th की डेट तक जो करेगा वो आ जाएगा, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये पहले नहीं होता था, ये 2020 से लगना स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ GST लॉ से नहीं होता था। लेकिन अब जो भी आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, चाहे बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप SEZ डेवलपर या यूनिट से ले रहे हो, उसको भी इंपोर्ट ही माना जाता है, ये IGST लगता है, दैट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन योर 2B। अब सिंपल आपको ये डेट लर्न करनी है कि ऑन विच डेट द 2B विल बी रेडी एंड जनरेटेड, द डेट इज 14। सर इसका 1 मिनट लगा के आपको लॉजिक बताऊं, लर्न नहीं करना पड़ेगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला अगर क्वार्टरली फाइलर है, क्वार्टरली वाला कब तक फाइल करता है? 13 तक। तो मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि मंथली वाला 11 तक फाइल करेगा,
क्वार्टरली वाला 13 तक फाइल करेगा, तो मैं कौन सी ऐसी डेट दूं जिसमें दोनों कवर हो जाएंगे? 11 के बाद की 12 दूंगा तो उसमें 13 नहीं आएगा, लेकिन 13 के बाद की 14 दूंगा तो उसमें 11 13 सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, क्वार्टरली वाले भी आ जाएंगे और इसमें बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। सो दिस इज जस्ट अ लॉजिक ऑफ हाउ द 14th इज कंप्यूटेड रादर देन रट्टाफिकेशन। ओके, अब 88C और 88D की बात करते हैं। 88C और 88D में मेरे से कुछ गलतियां हो गई है। 88C में क्या गलती हुई है, मेरा GSTR 1 और 3B में मिसमैच है। 1 is more than 3B और 3B is more than 1, 1 is more than 3B. If 3B is more than 1, it is beneficial for government, government does not care. 1 is more than 3B मतलब I have declared in my information return that I have made some sale of let's say 10 lakh rupees. But in 3B I am paying on 8 lakh. 2 लाख के ऊपर पैसा कहाँ गया? ओके, सो इफ दिस इज मोर बाय सम परसेंटेज, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होकर आपको नोटिस मिल जाएगा, तो वो परसेंटेज काउंसिल डिसाइड करता है। नाउ यू विल गेट अ नोटिस। नाउ इन द नोटिस यू कैन टेक टू एक्शंस, इधर यू पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50, 18% के साथ आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो, नहीं तो एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंस इज देयर। मे बी देयर इज सम लॉजिकल रीजन कि किसी महीने में मैंने 3B में ज्यादा पेमेंट किया था, तो अब मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूं, कुछ भी है, तू 7 डेज में रिप्लाई कर। अगर तूने 7 डेज में कुछ भी नहीं किया तो हम तेरे अगेंस्ट सीधा रिकवरी के डंडे लगाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको चैप्टर ऑफ डिमांड्स की रिवीजन में भी बताया था, ये मैंने आपको बताया था 79 की बात। ओके, समझ में आया? एंड सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर रूल नंबर 88D। बट 88D में गलती क्या है कि मैं 2B के ITC से ज्यादा 3B के अंदर क्लेम कर रहा हूं, एंड ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी सम रीजन। अगर ये मिसमैच आ रहा है तो अगर आप रीजन एक्सप्लेन कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं करोगे 7 डेज में, चुप बैठोगे, तो रूल नंबर 88D में सीधा रिकवरी के डंडे नहीं लगेंगे, आपके ऊपर 73 या 74 पहले किया जाएगा। तो वाइटल डिफरेंस इन रूल 88C एंड 88D इज दैट 88C के अंदर आप पे सीधा रिकवरी के डंडे लगेंगे, 88D के अंदर आपके ऊपर पहले डिमांड का शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा सेक्शन 78 के अंदर क्या आप 3 मंथ्स में पेमेंट करते हो, नहीं करोगे तो रिकवरी के डंडे हम आपके ऊपर लगाएंगे। दोनों ही सिस्टम बेस्ड है, ऑटोमेटिक निकाले जाते हैं। अब रही बात आपके नेक्स्ट रिटर्न्स की, आ जाओ 3B। 3B इज अ समरी रिटर्न। 3B इज द रिटर्न जहां पे आप पेमेंट करते हो। ये उन्हीं 6 जनों को नहीं फाइल करना जो आपके GSTR 1 में भी होते हैं, ISD, NRTP, कॉम्पोजिशन टैक्स पर, क्योंकि ये तो क्वार्टरली CMP 08 फाइल करेगा। TDS TCS को कंपाइल किया है, इसीलिए 5 सीरियल नंबर बन रहे, और OIDAR वाले। सर 3B समरी रिटर्न है, इसके अंदर आपकी पेमेंट होएगी। नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी बिल्कुल है, SMS के द्वारा भी कर सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप मंथली वाले हो तो 20th में जाओगे, क्वार्टरली वाले हो तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट 22 या 24। आई डोंट थिंक यू आर सपोज टू लर्न दिस, मुश्किल हो जाएगा। ICAI मुझे नहीं लगता पूछेगा, पूछा तो क्वेश्चन के अंदर डेट बता देगा। तो मंथली वाला आदमी 11 तक अपनी GSTR 1 फाइल करता है, 20 तक अपनी GSTR 3B फाइल करता है। क्वार्टरली वाला आदमी 13 तक GSTR 1 फाइल करता है, और 22 और 24 के हिसाब से उसकी GSTR 3B की पेमेंट जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर व्हाट इज दिस क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट? क्वार्टरली रिटर्न मतलब मैं GSTR 1 और 3B का जो फाइलिंग है वो मैं क्वार्टरली करूंगा, लेकिन पेमेंट में मंथली कर दूंगा। पेमेंट मंथली 25 तक होती है थ्रू PMT 06। आई विल कवर इन अ कपल ऑफ मिनट्स। सर एलिजिबिलिटी, छोटू छोटू टैक्स पेयर, छोटू छोटू मतलब एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ तक का है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टरली रिटर्न के अंदर जा सकते हो, और आप 5 करोड़ तक ही रहोगे। तो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है फॉर कमिंग इनटू QRMP इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो इमीडिएटली नेक्स्ट वाला, वो वाला क्वार्टर पूरा कर लो, इमीडिएटली नेक्स्ट वाले में आप मंथ में आ जाना। सर इसका पीरियड में कब तक एक्सरसाइज कर सकता हूं? प्लीज पे अटेंशन। You can exercise it from first of the second month of the preceding quarter till last of the first month of the quarter। इसका एग्जांपल देने बिना तुम्हें समझ में आएगा नहीं। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। इससे पहले का क्वार्टर कौन सा रहा होगा? अप्रैल, मई, जून। अब ये क्या कह रहे हैं? सिंपल, अगर आपको इस क्वार्टर में QRMP में जाने का मन है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो सेकेंड मंथ है, मतलब 1 मई से लेके करंट क्वार्टर का 31 जुलाई लास्ट, दिस इज योर कट ऑफ पीरियड। आप इस पीरियड के अंदर आप हमें बता देना भाई तुम्हारा इस वाले में जाने का मन है QRMP में। सर इसका लॉजिक भी बता दो। देखो जुलाई एंड का तो लॉजिक बड़ा क्लियर है, जुलाई एंड से पहले नहीं बताओगे तो जुलाई एंड के बाद निर्मला ताई आपकी मंथली रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आप उसको निराश करो कि भाई निर्मला ताई थोड़ा वेट करो, मैं क्वार्टरली नहीं जा रहा, सॉरी मंथली में नहीं रहना चाहता, तो इस डेट तक प्लीज बता देना। और सर सिमिलरली जैसा ये जुलाई इधर आया, अप्रैल का लास्ट वाला आपका पुराने वाले में चला गया ना, मतलब बेसिकली अप्रैल मई जून के लिए ये वाली कट ऑफ डेट बनेगी, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर के लिए ये वाली कट ऑफ डेट बनी थी, तो बचे आपके ये 3 महीने। सिंपल, 1 मई से
31 जुलाई आपका डेट बनेगा। उसके सिवाय और क्या पॉइंट है? देखो, ये बोल रहा है कि अगर आपको इस कंडीशन में जाना है, इस पर्टिकुलर क्यूआरएमपी में जाना है, तो जिस भी दिन यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, चेक कर लेना कि जो भी आपकी उसकी प्रीसीडिंग वॉट एवर द ड्यू डेट विल बी, कोई भी फॉर्म की कोई भी ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट की आपकी सारी फाइलिंग कंप्लीट है। अगर फाइलिंग कंप्लीट नहीं है तो क्यूआरएमपी में आप नहीं जा सकते। दिस इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। इफ यू वांट टू स्टे इन द मंथली, इट्स योर, यू नो, बी माय गेस्ट, यू कैन डू दैट। 1 and 3 भी क्वार्टरली जाएगा, पेमेंट मंथली जाएगी, सिंपल चालान PMT 06। ऑप्शन इज जीएसटी वाइज, नॉट पैन वाइज। अनलाइक कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में था ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, सारे के सारे जाएंगे तो सारे के सारे नहीं जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, एक जीएसटी जाना चाहता है दिल्ली वाला ठीक है, महाराष्ट्र वाला नहीं जाना चाहता, एब्सोल्युटली फाइन। एवरी क्वार्टर यू डू नॉट नीड टू एक्सरसाइज दिस, you just have to exercise it once till the time your aggregate turnover does not exceed 5 CR, or you voluntarily do not skip, then you don't have to exercise it every quarter. Rectification of error for 3B, ये क्या बोल रहे हैं? अमेंडमेंट टेबल, अमेंडमेंट टेबल में डाल देना जैसा जीएसटीआर 1 में होता था। 1A जैसा कंसेप्ट जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं है। अब ये क्या बोल रही है? कंडीशन फॉर 3B फाइलिंग, कंडीशन फॉर 3B फाइलिंग ये बोलते हैं कि तुम्हारा प्रायर 3B कंप्लीट होना चाहिए, और कुछ टाइम पहले, 8-10 दिन पहले आपकी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट गई होगी, वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन वाले का हिसाब बड़ा ही क्लियर है, ये 4 बार पेमेंट करते हैं क्वार्टरली। कौन से फॉर्म के अंदर? आपका जाता है CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे टिल 18th, और साल का एक स्टेटमेंट डालते हैं ये लोग GSTR 4 के नाम पे। ये GSTR 4 आपका कब तक जाता है? दिस विल गो टिल 30th जून। 30th जून के आगे 3 महीने का डिले हो गया तो द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड, सेक्शन नंबर 29 चैप्टर नंबर 8। लिंकिंग अब बढ़िया बननी चाहिए। पहले ये 30th अप्रैल रहता था, अब 30th जून है, ठीक है ना? चलो, दिस इज डन, दिस इज डन। इनके लिए इनवर्ड रिटर्न्स का एक ऑटो पॉपुलेशन बनता है GSTR 4A, बट इसका कोई खास काम नहीं है क्योंकि ITC तो इनका बनने नहीं वाला। सर, अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में नया नया आता है तो उसका जो प्रायर पीरियड है, जैसे फॉर एग्जांपल 23-24 है और ये 24-25 है, 24-25 में ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड की जितनी भी प्रायर रिटर्न्स है वो उसको कब तक खत्म करनी है? सितंबर की ड्यू डेट की रिटर्न और एनुअल रिटर्न फर्निशिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन एक्चुअली स्किप दिस, ठीक है, ओके है। और अगर आप कॉम्पोजिशन से हटके नॉर्मल में जाना चाहते हो, व्हाट रीजन? एनी रीजन, मे बी योर स्कीम हैज लैप्स्ड, maybe you have not complied with certain conditions, maybe you are voluntarily going, it's fine, जो भी करना चाहो वो करो। पुराना जो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ के जा रहे हो उसकी फाइलिंग जैसा नॉर्मल टाइम लिमिट था वही तक कंप्लीट करनी है आपको, ओके। तो आपकी CMP 08 वही 18 तक जाएगी क्वार्टरली बेसिस पे, एंड GSTR 4 ये अप्रैल नहीं है, ये जून है, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है, ये पुराना मटेरियल ने डाला हुआ था और नीचे उन्होंने नोट दिया था तो वो अप्रैल प्रिंट हो गया, बट नाउ इट इज 30th जून। सो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टाइम लिमिट। तो नए वाला आप कंप्लेंट स्टार्ट करो, पुराना वाला नॉर्मल टाइम लिमिट्स, पुराने टाइम लिमिट्स के हिसाब से खत्म कर देना। व्हाट इज GSTR 5? दिस इज NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एक सिंप्लीफाइड मंथली रिटर्न है जिसके अंदर आउटवर्ड और इनवर्ड सब कुछ जाएगा। इफ यू रिमेंबर, NRTP को ITC किसका मिलता है? सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, बाकी कुछ भी नहीं। इनकी ड्यू डेट क्या है? मंथ खत्म होने के बाद 13 तारीख, या फिर रजिस्ट्रेशन का जो आपका वैलिडिटी खत्म होता है, क्योंकि आप कुछ दिन के मेहमान होते हो ना, तो उसका बाद 7 डेज, तो 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और 13 डेज आफ्टर एंड ऑफ द मंथ, whichever is earlier, और दे डू नॉट फाइल एनी एनुअल रिटर्न एंड दे डू नॉट फाइल 3B, दे डू नॉट फाइल GSTR 1, ये सब कुछ नहीं करना होता। GSTR 6 एक्चुअली हमने ITC वाले में देख लिया था, ये ISD का डिस्ट्रीब्यूशन है, 13 तारीख तक जाता है, और इनके लिए जो इनवर्ड सप्लाईज आते हैं, मतलब ISD आगे GSTR 6 फाइल करेगा, लेकिन जो लोग ISD को सप्लाई करते हैं तो इनके लिए एक बनती है ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न, दैट इज GSTR 6A, ठीक है। नील रिटर्न इनके लिए भी मैंडेटरी है। GSTR 7 ये क्या है? ये है TDS का फॉर्म, जैसे GSTR 8 TCS का फॉर्म होता है, तो ये 10 तक जाता है और नील रिटर्न मैंडेटरी नहीं है। अगर TDS डिडक्शन है जमा करने वाले हो तो ही आप GSTR 7 फाइल करना। नाउ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अब ये क्या बोल रहा है सुनो। NRTP और CTP इफ यू रिमेंबर, दे मेक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस पे करना होता है, उसके बिना उनको रजिस्ट्रेशन देते ही नहीं है। बाकी जो GSTR 3B है, TDS TCS होता है, GSTR 5 NRTP होता है, तो इन लोगों को क्या करना है? इन लोगों को दे हैव टू नॉट फॉर एक्चुअली GSTR 5 तो NRTP वाला है, वो तो एडवांस में जाता है। GSTR 3B के लिए आप जैसे समझो, आप जब भी GSTR 3B का पेमेंट करोगे उस टाइम you have to, while filing the return, you have to make the payment of taxes. So can I say one line? The payment dates are linked to the return dates. मैं GSTR 3B फाइल करूंगा, मैं उसी टाइम पेमेंट भी कर दूंगा। चलान भर के आई हैव टू फिल इट इन द चलान, अलग से चलान पेमेंट नहीं करना है कि रिटर्न अलग फाइल कर रहा हूं और चलान अलग से कर रहा हूं। मैं उसी के अंदर 3B पेमेंट के टाइम पे ही आई विल पे द अमाउंट्स। तो माय पेमेंट डेट इज 20th, दैट इज द 20th इज योर 3B डेट।
सिंपल, यही हमें पता है। बट व्हाट अबाउट क्यूआरएमपी? क्यूआरएमपी वाला रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर रहा है, बट आपने लिखा है क्यूआरएमपी, एमपी मतलब मंथली पेमेंट। तो अब ये मंथली पेमेंट कैसे करेंगे? ये फाइल करेंगे अपना पीएमटी 06 नॉर्मल चालान, दैट इज ओनली टू सबमिट द पेमेंट टू द गवर्नमेंट एंड दैट इज फाइल बाय 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ एंड दिस इज फॉर फर्स्ट 2 months. What about third month? After third month the GSTR 3B will go till 22 or 24 and till that उसी टाइम आप पेमेंट भी कर दोगे, ठीक है? ओके चलो, अब सर इसमें ना पेमेंट कैसे करना है, इसके दो मेथड है आपके पास। या तो आपके पास है सेल्फ असेसमेंट मेथड, या तो आपके पास है फिक्स सम मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब तुम प्रॉपर अपनी कैलकुलेशन करो, यू प्रॉपरली कैलकुलेट व्हाट आर योर सेल्स, व्हाट आर योर आईटीसी, व्हाट इज योर आरसीएम, सारा बना के आपका नेट लायबिलिटी कितना बन रहा है वो आप पे करो। ओके, यू कैन टेक योर आईटीसी फ्रॉम टू बी। बट मुझे बात बताओ, क्या ये लॉजिकल है? अगर यही करना होता तो मैं क्वार्टरली पे क्यों जाता? But law gives you the chance. You want, you can do it. Otherwise, you can go for fixed sum method. Fixed sum मतलब the चालान will be pre-filled. The चालान will be pre-filled and you cannot change it. आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब सर चालान में कैश का अमाउंट कितना जाएगा? ध्यान से देखना। If your prior return was furnished quarterly, मतलब ये कब लगेगा? जब मैं ऑलरेडी क्यूआरएमपी में हूं, फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी क्यूआरएमपी में हूं, तो मेरा क्वार्टरली जो पुराना था ना, उसमें मैंने कैश की पेमेंट कितनी करी थी? लेट से मैंने करी थी ₹100। अब सर रिटर्न तो क्वार्टरली की गई थी, कैश में जो पुरानी आपकी क्वार्टरली रिटर्न गई है, प्रायर रिटर्न गई है, वो तो 3 महीने की गई है। तो अगर मैं 3 महीने का 100 पे कर रहा हूं तो एक मंथ का कितना? डिवाइड बाय 3, 33 पॉइंट समथिंग, लॉजिकली 35 कर दो ना, तो 35% ऑफ वॉट एवर द टैक्स वॉज पेड इन कैश, तो यू विल पे 35 रुपीज हियर। बट इफ द प्रायर रिटर्न वॉज फर्निश मंथली, ये लॉजिकली कब लगेगा? जब मैं मंथली वाले में था और पहली बार क्यूआरएमपी में आ रहा हूं। तो लेट्स से मैं अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में पहली बार क्यूआरएमपी में आ रहा हूं। अप्रैल मंथ का मैं पेमेंट करने को जा रहा था पीएमटी 06 में बाय 25th ऑफ मे, तो प्रायर जो है वो मेरा मार्च रहा होगा। मार्च के महीने के लिए आपने जो 3B फाइल किया उसमें कितना पेमेंट किया कैश के अंदर? जितना पेमेंट किया वही आप 100% पे कर दो। यहां पे डिवाइड क्यों नहीं किया हमने, वो 35% का कंसेप्ट क्यों नहीं? क्योंकि ये वाली मंथली है ना, तो एक महीने में जितना पे किया, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट पास्ट विल रिपीट इटसेल्फ, तो आप उतना ही पे कर दो। सुनना ध्यान से, इस वाले में एक दो कंडीशंस लगती है जो कि बहुत ही लॉजिकल है। ये आप तभी मेथड में जा सकते हो व्हेन द प्रायर पीरियड वाज अ फुल कंप्लीट पीरियड। फुल कंप्लीट पीरियड मतलब लेट्स से मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आया विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th मार्च, तो मैं 10 to 31st मार्च कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट मंथ, ये वाला मंथ नहीं माना जाएगा। आई नीड अ कंप्लीट फर्स्ट टू लास्ट, या क्वार्टरली है तो फर्स्ट टू लास्ट। दूसरी बात, अगर मेरे पास आईटीसी में उतना पैसा पड़ा है कि मेरी लायबिलिटी पूरी सेट ऑफ हो रही है, तो मुझे यहाँ पे कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेल्फ असेसमेंट में जा रहा हूं, पर यहां पे भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? बिकॉज माई आईटीसी सफिशियंट और इट इज अवेलेबल इन माई ई कैश लेजर। सर ई कैश लेजर या ई क्रेडिट लेजर में मैंने ऑलरेडी पैसा जमा करके रखा हुआ है, तो मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा तो आई विल जस्ट बी सेटिंग अप द लायबिलिटी। If the amount is showing in my e-cash ledger, government, I have already deposited the amount in your treasury. So why are you taking again the money from me? तो फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट मंथ मेरा रहेगा क्वार्टर का, उसके फर्स्ट मंथ में अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि कैश क्रेडिट में ऑलरेडी पैसा है उतना, तो मुझे दोबारा जमा नहीं करना। सेकेंड मंथ में मुझे फर्स्ट और सेकेंड मंथ का क्यूमुलेटिव चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न भी क्यूमुलेटिव जाने वाली है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स का क्यूमुलेटिव चेक करो, कितनी लायबिलिटी है, कितना पैसा ऑलरेडी कैश या क्रेडिट में पड़ा हुआ है। थर्ड मंथ में ये करने की बात नहीं आएगी क्योंकि आप रिटर्न ही फाइल कर रहे होंगे, जो भी है फाइनल हिसाब किताब हो जाएगा। अब रही बात इंटरेस्ट की, ध्यान से सुनना। इस मेथड में आपके ऊपर कल को अगर पता चला कि ये प्रीफिल्ड चालान का अमाउंट कम था, आपने यहाँ पे जैसे 35 जमा किया एंड लेट्स से व्हेन यू कैलकुलेटेड इट प्रॉपर्ली इन जीएसटीआर 1 and 3B, दिस अमाउंट केम टू बी 50। डू आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 15? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट यू डिडंट गिव मी एनी ऑप्शन, यू गिव मी अ प्रीफिल्ड चालान, ऑटो जनरेटेड चालान, आई डिडंट टच इट, सो नाउ यू कैन नॉट लेवी इंटरेस्ट। अगर इतना ही था तो ये मुझे मेथड देना ही नहीं था ना फिक्स्ड वाला, भाई दे भी दे रहे हो फिक्स्ड वाला एंड यू आर नॉट अलाउइंग मी टू चेंज एंड नाउ यू आर सेइंग दैट इज द अमाउंट इज शॉर्ट पेड, नाउ यू पे इंटरेस्ट। सुनो, if I pay these amounts by 25th and whatever the return comes, if there is any outstanding, I paid by my 3B date 22-24, no interest। यहां पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि तुम खुद कैलकुलेशन कर रहे हो। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? मैं फर्स्ट और सेकंड मंथ की भी बात कर रहा हूं। फर्स्ट मंथ में लेट से आपने पेमेंट किया 30 का, पैसा बन रहा था 35, 5 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने खुद अपना असेसमेंट किया। तुम यहाँ पे थोड़ा अपना ज्यादा दिमाग लगाने चले थे, तुम्हें इसमें जाना चाहिए था। सिंपल।
नीडलेस टू से दैट इफ रिटर्न इज फाइल्ड ड्यू आफ्टर ड्यू डेट 22-24 की जगह, तो चाहे कोई भी मेथड हो, इंटरेस्ट तो वो अलग लगने ही वाला है। कुछ बची हुई बातें कर लेते हैं। फर्स्ट रिटर्न, व्हाट इज फर्स्ट रिटर्न? I became liable for registration under section 22 or 24. I applied within 30 days. When I applied within 30 days, I got my registration. The registration is effective from the date I was liable for registration. Example, 13 तारीख को मेरा टर्नओवर क्रॉस किया, 20 तारीख को I applied for registration, 26th I got it. The registration is active from 13th, but I got the GST on 26th. For this period, I issue revised invoices and declare it in my first return, जो कि पहली मुलाकात होती है, तो इसके अंदर आप जाओगे फर्स्ट रिटर्न के अंदर। ठीक है, ये आपकी पहली मुलाकात है गवर्नमेंट के साथ। सो इफ यू डू नॉट अप्लाई विद इन 30 डेज, अगर आपने यहाँ पे 30 डेज के अंदर अप्लाई करा ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट यू गेट द रजिस्ट्रेशन। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ दिस इंटरवीनिंग पीरियड। व्हाट पीरियड? दैट माय इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन इज प्रायर टू द डेट आई गॉट द रजिस्ट्रेशन। समझे? तो वहां पे फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। एनुअल रिटर्न के बारे में जरा ध्यान से देख लो, 3-4 रिटर्न्स के नाम देख लो, 9, 9A, 9B और 9C। 9B जो है वो TCS वालों के लिए होती है, वो भी एक्टिव ही नहीं है। 9A कॉम्पोजिशन वालों के लिए होती है, 9 नॉर्मल हम जैसों के लिए होती है, और 9C जो है एक ही स्टेटमेंट होता है, बट ये सबके लिए नहीं होता। 5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो होता है। अब देखो ये किस किस को फाइल करनी है, सारे रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट वो जो स्पेसिफिक वाले लोग होते हैं। एक आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा समझना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ही हैज टू फाइल द ही डजंट हैव टू फाइल द GSTR दिस 9 एनुअल रिटर्न, बट वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करता था। ये कुछ दिन के मेहमान होते हैं। बाकी NRTP, ISD, TDS, TCS वाले लोगों को फाइल नहीं करना है। ओके, नाउ पे अटेंशन, इनका ड्यू डेट क्या रहता है? अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन अदरवाइज। क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो डेट रहती है दैट इज 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मेरा साल है 25-26, इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 26-27, तो दिस विल बी 31st दिसंबर 26। वो नेक्स्ट सुनने से 26 का 27 मत कर देना, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लग चुका है। मैक्सिमम टाइम है 3 इयर्स कि आप लेट पेमेंट के साथ कर सकते हो। फॉर्म इज GSTR 9, कॉम्पोजिशन वालों के लिए 9 है, TCS जो ECO वाले होते हैं उनके लिए 9B, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। अब एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है सेल्फ सर्टिफाइड रिको स्टेटमेंट। सेल्फ सर्टिफाई, आपको किसी CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS किसी से भी सर्टिफाई नहीं कराना, आप सेल्फ सर्टिफाई करके दो, रिको बना के दो। रिको किस चीज का? आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और GST की रिटर्न्स। हालत खराब हो जाती है करने में, बट ठीक है, उसको छोड़ो। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, डोंट राइट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर इन क्वेश्चन। तो आपका GSTR 9 के साथ आपका ये GSTR 9C का रिको स्टेटमेंट भी जाएगा इफ इट इज मोर देन 5 CR। ठीक है, बट ऑब्वियसली दीज पीपल डू नॉट हैव टू फाइल दिस रिको स्टेटमेंट। जो इसके लिए GSTR 9 नहीं है, उसके लिए 9C भी नहीं है। ये बता दिया, ये बता दिया। एग्जेम्पशन किन के लिए? सरकारी लोगों के लिए, और CAG जिनका काम करती है उनके लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द CAG ऑफ इंडिया, या उनका अपॉइंटेड ऑडिटर। तो आप इसके अंदर एक दिमाग में लर्न कर सकते हो, सरकारी लोग। सरकारी लोग कौन से? जिनका CAG ऑडिट कर रही है। तो CAG ने कर लिया, बस ठीक है, उनको ये रिको विको नहीं बनाना, वो CAG देख लेगा क्या करना है। GSTR 10 एक आखिरी मुलाकात, एक पहली मुलाकात होती है, एक आखिरी मुलाकात होती है बिफोर वी से फाइनल गुड बाय टू ईच अदर। ये किन के लिए होती है? सर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल 3B अंडर सेक्शन नंबर 39। तो 39 में हमने कुछ लोगों को बाहर किया था, जैसे NRTP हो गया, OIDAR हो गया, आपका TDS, TCS वाले लोग हो गए, तो वो सब इसके अंदर आपका फाइनल रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। तो यू हैव टू लिंक दैट। क्वेश्चन ने एक बार पूछा था कि ISD की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई तो क्या 10 भी फाइल करना है? तो ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था ड्यू डेट क्या है, लेकिन ड्यू डेट इज इररिलेवेंट, फाइल ही नहीं करना है। तो यू वर रिक्वायर्ड टू फर्निश 39 एंड नाउ योर रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स कैंसल्ड, यू फाइल 1 GSTR 10 आखिरी मुलाकात, और ये आपको 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। कभी कभार कैंसलेशन हो जाता है, ऑर्डर आने में टाइम लगता है, आई डोंट केयर, जो भी लेटेस्ट है, कैंसिल हुआ या ऑर्डर आया, लेटर से आगे 3 महीने गिनूंगा। UN वाले जो लोग होते हैं, इसको हमने चैप्टर 15 में रिफंड में कर लिया था, बट बता देता हूँ, ये GSTR 11 फाइल करते हैं अलॉन्ग विद उनका रिफंड का एप्लीकेशन। जो भी इनवर्ट सप्लाईज होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले, तो जो भी इनवर्ट सप्लाईज होते हैं उसके ऊपर जो भी GST पे किया जाता है उसका ये रिफंड क्लेम कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ओके ना, ठीक है। एंड ध्यान रखना, ये जो UN वाले होते हैं ना, इनको हम टेक्निकली रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते हैं, याद आया तो बता दिया। रजिस्टर्ड पर्सन 294 हम नहीं बोलते। इसका एक और इंपैक्ट बताओ कहाँ आता है, जस्ट आ रहा है दिमाग में तो बता दूं। जब ये रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं कहलाएगा तो ये B2B नहीं कहलाएगा। B2B नहीं कहलाएगा
तो ये ई इनवॉइस में नहीं जाता, ये B2C माना जाएगा, डायनेमिक QR कोड में आ सकता है। जस्ट एक लिंकिंग बता दिया। ओइडर वाले वेरी वेरी सिंपल, ओइडर वाले प्लस अब इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग भी आता है, तो दैट इज GSTR 5A। कौन कौन क्या क्या फाइलिंग हो रही है इसके अंदर? ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, सप्लायर इज नॉट इन इंडिया, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली ओइडर सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, दोनों में द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। ये लोग फाइल कर रहे हैं। एंड ओइडर वाले में हु इज द रेसिपिएंट? नॉर्मल रजिस्टर्ड और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, NTOR, दोनों में फाइल करना है। सर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्यों आप ये GSTR 5A फाइल करवा रहे हो? क्या हो गया? इंफॉर्मेशन तो डाल रहा है ना। कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन चेक वेदर दिस रजिस्टर्ड पर्सन इज पेइंग द टैक्सेस अंडर RCM और नॉट। तो ओइडर हो चाहे आप ओइडर सर्विस बाहर से दी जा रही है इंडियन रजिस्टर्ड को या फिर NTOR को, दोनों इसको इसके अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ड्यू डेट 20th, मंथली जाएगी 20th तक। अब सुनो, नीचे वाला पेज इतना रेलिवेंट नहीं है जो बचा है, लेकिन मैं आपको इसका ब्रीफ दे देता हूँ। सेक्शन 46 जो है एक नोटिस टू द डिफॉल्टर जाता है, ये असेसमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। एक 15 डेज का नोटिस देते हैं कि भाई आपका अगर पेमेंट नहीं हुआ, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, तो वी विल सर्व यू 15 डेज का नोटिस कि आप रिटर्न फाइल कर दो, वरना आपका असेसमेंट वगैरह में जा सकते हैं, बेस्ट जजमेंट में हम जा सकते हैं सेक्शन 62 में। तो दिस इज जस्ट इतना ही रेलिवेंट। नाउ देयर इज वन लेट फी। ओके, लेट फी लगती है सेक्शन नंबर 47 में, एंड वो लर्न अगर अभी तक नहीं करी तो अब नहीं कर पाओगे आप, कल आपका पेपर है तो उसको छोड़ दो भी। उसके सिवाय 2 टॉपिक्स है, उसका मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। GSTP क्या होते हैं? प्रॉपर एग्जाम होता है इसका, ठीक है। एंड अगर आप ये बेसिकली आपके लिए काम करेंगे, आप इनको ऑथराइज करोगे एंड ये आपके लिए काम करेंगे। इनका एक क्राइटेरिया होता है, इनको एक बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट करना है एंड देन दे कैन बी रजिस्टर्ड एज GSTP। इनको अलग से ID पासवर्ड दिया जाएगा जो ये अपने क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? आप एक इंडियन होने चाहिए, आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, आप सॉल्वेंट हो एंड आप कन्विक्टेड नहीं हो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, कहीं पे भी कन्विक्टेड नहीं हो, गिल्टी नहीं हो। एडिशनल क्राइटेरिया इसमें से कोई भी एक आपको कंप्लाई करना है। यू वर इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर मिनिमम 2 years, और वो भी आपका B गजेट, मिनिमम B रैंक था आपका, BA मतलब मिनिमम आपका B था, अबाउ भी चलेगा। और यू वर एनरोल्ड एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये सर्विस टैक्स वैट लॉस के अंदर थे फॉर मिनिमम 5 years। इसके बाद विद इन 30 months आपको एक नेकिन, ये नेकिन क्या होता है? दिस इज वन नेशनल इंस्टीट्यूट, दिस नेशनल अकेडमी फॉर द कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। तो इसका एक एग्जाम होता है, वो 30 months में आपको कंप्लाई, यू हैव टू पास इट। ओके, अगर आप ये पुराने 5 साल में थे तो आप पुराने वाले टैक्स ऑफिसर में थे ना, पुराने वाले में आप रिटर्न प्रिपेयर वगैरह रजिस्टर्ड थे, तो GST का भी तो नॉलेज आपको प्रूव करना पड़ेगा ना एग्जाम पास करके। इसके सिवाय आपके पास एक और भी हो सकता है, बेसिकली आउट ऑफ दीज 3 एनीवन। सो यू कैन हैव दिस क्राइटेरिया ऑल्सो कि आप ग्रेजुएट, PG अंदर आपकी कोई डिग्री है, बैंकिंग, ऑडिट, CA, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कोई भी आप एक प्रोफेशनल डिग्री भी इसके अंदर ले सकते हो। General, they basically work for you. They can also act as your authorized representative, and responsibility for correct information still stays on me, the registered person. तो मैं ये नहीं बोल सकता GSTP ने गलत किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम चेक करना। ओके, उसके सिवाय ये मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू गिव कंसेंट कि क्या क्या एक्टिविटीज वो मेरे लिए करेगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। इन्फॉर्मेशन रिटर्न, इसके लिए आपको 2 सेक्शन अगर कभी किए तो देख लो, 150 एक होता है और 151 एक होता है। 150 में इंफॉर्मेशन रिटर्न जाती है, 151 में स्टेटिस्टिक्स जाती है। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज से एक इन्फॉर्मेशन मंगवा ली, थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मंगवाई जाती है चेक करने के लिए अलग अलग चीजें कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना काम। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ अ डिफॉल्टर। स्टॉक एक्सचेंज से एक इन्फॉर्मेशन मंगवाई कि सिद्धेश का, वलिम्बे का 5 लाख के ऊपर का कोई शेयर का सेल हुआ है क्या, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल बेसिक। दिस इज समथिंग एज एन इन्फॉर्मेशन रिटर्न। स्टैटिस्टिक्स मतलब सम पैटर्न कैसे बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने 2 लाख के ऊपर की सेल करी, कितने लोगों ने कोई रजिस्ट्री कराई है, मतलब इट कैन बी एनी थर्ड पार्टी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी, शेयर एक्सचेंज, ब्रोकर, कहीं पे भी, तो उसकी अलग अलग चीजें आती है। सो दिस इज 150 इन्फॉर्मेशन रिटर्न, थर्ड पार्टी से मंगवाया जाता है। कहीं पे अगर कोई डिफेक्ट आया तो उसको बताया जाएगा कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, 30 दिन में उसको ठीक करो, और अगर आपने इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं दी तो वी विल सर्व यू नोटिस कि हम आपको 90 डेज का समय फिर से दे रहे हैं, प्लीज गिव अस द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज 100 रुपीज पर डे का एक पेनल्टी लग जाएगा, नॉट फाइन, पेनल्टी, जो कि अप टू 5000 तक जा सकता है। 151 एक स्टेटिस्टिक्स का रहता है, इसका जो फाइन है 10,000, और वो आप सेक्शन 124 में पढ़ते हो, जो शायद मैंने आपको पेनल्टीज वाले में बताया होगा। यस, मैंने बताया है 124 सेक्शन, तो उसका वहां पे अलग है, यहाँ पे उन्होंने एक साथ दे दिया था तो मैंने करा दिया। ये अभी तक नहीं किया तो जितना मैंने सुना उतना पेपर में आया तो ठीक, वरना अलग से टाइम मत लगाओ। विद दिस कितना
40-45 मिनट्स हमने लगाए और रिटर्न्स इज डन. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.